पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महाशक्तियां हैं, सुरक्षा परिषद में उनको वीटो की शक्ति दी गई। कुछ विचारकों का मानना है कि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र अपने आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वीटो का प्रयोग कर रहे थे। जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि शीत युद्ध एक तरह से यूएनओ तक आ गया था इस वीटो की शक्ति के आधार पर। तो ये माना गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका लगातार प्रयोग एक तरह से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हो रहा था, अपने पक्ष में राष्ट्रों को करने के लिए हो रहा था। सोवियत संघ सबसे ज़्यादा इसमें वीटो का प्रयोग कर रहा था। सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग एक तरह से शीत युद्ध का ही दूसरा रूप था। ये जो निषेधाधिकार या वीटो है, इसका जो परिणाम सामने आया वो ये था कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी उनका निर्णय करना आसान नहीं रहा, क्योंकि अगर अमेरिका कोई प्रस्ताव रखता या किसी शक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की बात करता तो सोवियत संघ उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर लेता, या ब्रिटेन किसी मामले पर अपना पक्ष रखता तो भी उस स्थिति में सोवियत संघ ऐसा करता। ये स्थितियां काफ़ी हद तक सुरक्षा परिषद के लिए एक परेशानी बनती जा रही थी। सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्र अमेरिका का विरोध कर रहे थे और अमेरिकी समर्थक राष्ट्र सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे, और इस सब के कारण बहुत सारे देशों को सदस्यता नहीं मिल पा रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने वीटो का सहारा लेकर सन 1956 में मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा को काफ़ी हद तक भंग किया था। वीटो के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटने लगा, क्योंकि इसमें निर्णय में देरी होने लगी और यहाँ तक कि कई बार तो निर्णय होना भी मुश्किल हो जाता था। इस आधार पर जो एक बात सामने आई वो ये थी कि महासभा का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ने लगा, क्योंकि 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया ताकि सुरक्षा परिषद जब अपना काम न कर सके तो महासभा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लेकर कार्यवाही कर सके। इसी के साथ साथ जो महासभा थी उसमें एक लघु समिति भी बनाई गई, अंतरिम समिति, उसके माध्यम से भी काफ़ी हद तक कार्यवाही शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो के बार बार प्रयोग से जब महासभा का चुनाव होता, उसकी नियुक्ति करनी होती, तो भी कई बार अड़चनें आईं, और इस तरह से वीटो शक्ति ने काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां बाध्यकारी शक्ति को जन्म दिया, कुछ राष्ट्रों को जो अमन और शांति भंग करने के लिए दंडित करने का कार्य किया, वहीं पर यूएनओ की कार्यवाही को कई बार बाधित भी किया। अब देखेंगे दूसरे प्रकार का वीटो, जिसे दोहरा निषेधाधिकार कहा जाता है। दोहरा निषेधाधिकार महत्वपूर्ण विषयों और प्रक्रिया संबंधी विषयों में भेद करता है। ये स्पष्ट व्याख्या हालांकि इसकी नहीं की हुई है, लेकिन प्रक्रिया संबंधी मामलों के अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियां स्थायी सदस्य में से कोई भी नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। इसे पहला वीटो पावर कहा गया। दूसरा वीटो पावर या निषेधाधिकार का प्रश्न तब उठता है जब सुरक्षा परिषद को इस बात का निर्णय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रियात्मक है या नहीं। इसका निर्णय पांचों स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यह विधिक प्रश्न नहीं है। इसे दूसरा निषेधात्मक अधिकार कहा गया। इस प्रकार स्थायी सदस्यों को व्यापक अधिकार वीटो के माध्यम से प्राप्त हुए। निषेधाधिकार की काफ़ी आलोचना भी हुई और कुछ राष्ट्रों ने इसके पक्ष में भी अपने तर्क दिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी आलोचना या इसके विपक्ष में तर्क। पामर और पर्किंस जैसे जो विचारक हैं, उनका मानना था कि किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि जन विश्वास को कम करने में योगदान दिया है तो वो है सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग अथवा दुरुपयोग ने। यानी इसका दुरुपयोग इतना ज़्यादा हुआ कि विश्व जनमत का विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति कम हुआ।
डब्ल्यू आर्नोल्ड कास्टर के अनुसार वीटो का भय संपूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। वह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर किसी भी समय उसकी यंत्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजन को रोक सकता है। तो इस तरह से दो प्रमुख विचारकों ने ये बताने का प्रयास किया कि वीटो ने काफ़ी हद तक यूएनओ की गतिविधियों को सीमित किया। इसके विपक्ष में जो तर्क है उनको हम देखते हैं। सबसे पहला तर्क है, वीटो की जो शक्ति है वो महाशक्तियों के पास है, जो विश्व की 5 महाशक्तियां हैं, और उसके आधार पर सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और इस आधार पर बहुमत का कोई महत्व नहीं रहता। हालांकि इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो एशिया अफ्रीका से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वीटो शक्ति के कारण जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा वो 5 महाशक्तियों का हो जाता है। केल्सन ने इस बारे में कहा कि वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हो गया और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता स्थापित हो गई। इससे चार्टर द्वारा सब सदस्यों को समान मानने के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। दूसरा जो तर्क इसके विपक्ष में दिया गया वो है, वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा कर सकता है, जैसा कि बार बार देखने में आया और इसीलिए हमने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा बार प्रयोग किया गया। तीसरा जो तर्क इसके विपक्ष में है या आलोचना है इसकी, वो है वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। इसे महाशक्तियों ने अपनी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अन्य सदस्यों पर लाद दिया और इसके माध्यम से कोई भी सदस्य महाशक्तियों की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एक फ्रेज या एक बात इसके बारे में कही जाती है कि वीटो की तुलना ऐसी शादी से की गई है जो बंदूक के बल पर की गई है। चौथी आलोचना या तर्क विपक्ष में जो इसके दिया जाता है वो है, महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है और हालांकि इसका जो प्रावधान है वो विश्व शांति को बनाने के लिए किया गया, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग आपसी झगड़ों के आधार पर किया गया और इसलिए जो उत्तरदायित्व इनके पास था उसे करने में ये असफल हो गए। त्रिगवेली के शब्दों में वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है, ये महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त कर दिया गया है, यानी जैसे लकवा हो गया इसको, वो स्थिति है। पांचवा जो तर्क इसमें दिया गया वो है, वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। जब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों को बनाने लगे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, आसियान, तो उसके आधार पर जो ये यूएनओ का मंच था वो काफ़ी हद तक कमज़ोर नज़र आने लग गया। 1946 में फिलीपींस के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीटो एक फ्रैंकस्टीन दैत्य है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी व्यावहारिक कार्यवाहियों को रोक देता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की वीटो पावर के जो आलोचक हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, उनका कहना है कि यह व्यवस्था समाप्त होने से सुरक्षा परिषद में बहुमत से निर्णय हो सकेंगे। सुरक्षा परिषद का रूप बदलने के पक्ष में भी तर्क दिए गए और हालांकि जो 5 सदस्य हैं उनमें से किसी ने भी वीटो पावर को ख़त्म करने में कोई दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाई, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अगर बदलाव होना है तो उसके लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अब देखते हैं इसके पक्ष में तर्क। वीटो व्यवस्था के पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क दिया गया कि बिना स्थायी सदस्यों के सहयोग के शांति स्थापना संभव नहीं है और इसके अभाव में युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी जो बात कही गई वो ये कि हालांकि वीटो का प्रयोग इसमें किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो निर्णय होता है वो बहुत सोच समझ के होता है, क्योंकि वही निर्णय कारगर होगा जिसमें 5 स्थायी सदस्य जुड़े होते हैं, इसलिए वो निर्णय सामूहिक होगा। वीटो के विभिन्न पक्षों में संतुलन बनाकर किसी भी एक राष्ट्र की मनमानी पर रोक लगाता है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
महाशक्तियों की जो आपसी होड़ है उस पर भी ये अंकुश लगाता है और इस शक्ति का प्रयोग केवल सुरक्षा परिषद तक ही सीमित है और इसके अन्य जो अंग हैं किसी के पास भी ये शक्ति नहीं है इस तरह की, और न ही जो इसकी एजेंसियां हैं उनमें से किसी के पास इस तरह का अधिकार है। और अगला जो तर्क इसके पक्ष में दिया जाता है वो है निशेषाधिकार किसी बड़ी अशुभ घटना को रोकने के लिए छोटी अशुभ आवश्यकता है। यानी हालांकि इसका दुष्प्रभाव जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी इसका फायदा कहीं ज़्यादा है। और अगली जो बात इसमें कही गई वो ये है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव और लघु असेंबली के कारण महासभा की शक्ति बढ़ने से वैसे भी वीटो के अधिकार का महत्व कम हो गया है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद के महत्व में समय के साथ कमी आई है। इसके विस्तार के लिए बार बार मांग की जाती रही कि ज़्यादा सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए, खास करके गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या को भी इसमें बढ़ाया जाए, इसकी संख्या को बढ़ना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बन गए हैं, उससे भी इसकी जो शक्तियां हैं सुरक्षा परिषद की वो कम हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुरक्षा परिषद का अपना महत्व है और वीटो पावर ने भी काफ़ी हद तक बहुत सी ऐसी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है जिन्होंने विश्व में शांति और अमन बनाने की कोशिश की है।